चैप्टर का रिवीजन करते हुए एक बार चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो आपका चंपारण सत्याग्रह वो कब हुआ आप मुझे बताएंगे। 1970 चंपारण मूवमेंट। चलिए 1980 में क्या हुआ? मिल वर्कर मूवमेंट। चलिए 1990 खिलाफत मूवमेंट के साथ कॉन्सेप्ट ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1990 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों खत्म होती है? क्योंकि वर्साइलेस ट्रीटी 1919 में साइन होती है। वर्साइलेस ट्रीटी कब साइन होती है? 1919। इसीलिए एग्जैक्टली वर्साइलेस ट्रीटी के साथ ये माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। वर्साइलेस ट्रीटी में क्या होता है? जर्मनी पे डेब्ट लगाया जाता है ना कि जर्मनी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है और एग्जैक्टली जर्मनी की वजह से। और सेकंड वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से होती है? नाम डिक्टेटर तानाशाह। दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर कौन है? हिटलर। उसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है। तो 1990 वो टाइम होता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 1940, खत्म होती है 1990। क्लियर? 1990 में वर्साइलेस ट्रीटी होती है। वर्साइलेस ट्रीटी के साथ ही 1990 में ये वॉर भी खत्म मानी जाती है। वर्साइलेस ट्रीटी में जर्मनी सारा कर्जा उतारेगा जितना भी खर्च हुआ है वॉर में। साथ ही साथ जर्मनी के साथ ऑटोमन एम्पायर भी होता है। ये भी बताया आपको। ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत जो कि ऑटोमन एम्पायर है उसके साथ उसको भी बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीन का हिस्सा इंग्लैंड को देना पड़ता है। जब उसे इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा देना पड़ता है इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें बहुत सी मस्जिदें भी उसको ऑफ करो उसमें बहुत सी मस्जिदें भी चली जाएंगी। ठीक, क्या होगा? उसमें बहुत सी मस्जिदें भी चली जाएंगी। जब मस्जिदें चली जाएंगी, अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट कहाँ है? इंडिया में है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट कहाँ है? इंडिया में। अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट इंडिया में है तो यहाँ पे भी तो क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? खिलाफत मूवमेंट। क्लियर? अब 1920 में क्या होगा? क्यों ये असहयोग मूवमेंट हो गया? कौन सा मूवमेंट चेंज हो गया असहयोग मूवमेंट बना? खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि खिलाफत मूवमेंट सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, मस्जिदों का मैटर था ना। खिलाफत मूवमेंट मस्जिदों का मैटर था तो ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए था। तो 1920 में गांधी जी ने से क्या बदल दिया? असहयोग, नॉन मुस्लिम को इकट्ठा करने के लिए। यानी उनका कहना था कि हम इंडियंस हैं, रिलीजन बेस्ड पे हम आज़ादी नहीं ले सकते। ये हो गया। 1922 में वापस ले लिया गया। कौन सा? चौरी चौरा था। फिर 1928 में क्या होता है? साइमन कमीशन गो बैक, जिसे क्या कहते हैं? गोरा कमीशन भी कहते हैं। ये डिटेल में पढ़ाया है आपको इससे पहले वाली क्लास में। सिर्फ आज एक रिवीजन करें ताकि हम पूरा फैक्ट पे आ जाए। 1928 साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के बाद साइमन कमीशन, ये कमीशन क्यों आया था इंडिया? यहाँ पे एक चीज और मैं मिस कर गई। 1990 रॉलेट एक्ट दिया। ठीक, रॉलेट एक्ट 1990 में रॉलेट एक्ट दिया। 1928 साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया था? इंडिया का रिव्यू, समीक्षा पता करने की यहाँ की गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। हाँ, लेकिन उस कमीशन को गोरा कमीशन दिखा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं क्लास 12 की बात करी हूँ, मैं क्लास 10 की बात करी हूँ, तो उस क्लास का कोई ना कोई बच्चा उस मीटिंग में होना चाहिए ना, तभी तो हम उस क्लास की बात कर पाएंगे कि उस क्लास में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। अगर उस क्लास का कोई भी बच्चा नहीं होगा तो हम मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो जो ये रिव्यू आया था इंग्लैंड से लेने के लिए, साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन उसके हेड थे, इसीलिए उसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। तो जो ये इंग्लैंड से आया रिव्यू लेने के लिए, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। उस कमेटी में कोई भी इंडियन नहीं था। इसी वजह से उसे क्या नाम दिया गया? गोरा कमीशन। और इंडिया में नारे लगाए गए साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इसी बीच में हम देखते हैं कि साइमन गो बैक 1928 में लाला लाजपत राय भी इस मूवमेंट में शामिल होते हैं और जिनके सर पे बहुत बुरी तरह से चोट होती है, इंजरी लगती है और उनकी डेथ होती है उस टाइम पे। अब 1930 क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत कुछ होता है इसमें। सॉल्ट मार्च 1930 सॉल्ट मार्च, 1930 सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये। अगर हिस्ट्री से बात करें तो 1930 बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी एरा, हम ये गांधी एरा पढ़ रहे हैं ना, गांधी युग जिसे कह सकते हैं।
गांधी एरा में 1930 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मूवमेंट के बाद से इरविन को गांधी के साथ क्या करनी पड़ी, मीटिंग रखनी पड़ी। लॉर्ड इरविन गवर्नर ऑफ इंडिया जो था, उसको इरविन जो था उसको क्या करनी पड़ी, गांधी से बातचीत करनी पड़ी, क्योंकि ये मूवमेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था इंडिया का। मैंने बताया था ना कि बहुत सी वुमेन्स अपने आप को क्या करवा रही थी, अरेस्ट करवा रही थी। तो 1930 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में 3 चीज होती है, क्या क्या होता है, सॉल्ट मार्च होती है और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट होता है और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना। तो फर्स्ट राउंड टेबल होती है 1930 में। 1970 चंपारण मूवमेंट, अगर हम लाइन से याद करेंगे तो हम हमेशा याद रख पाएंगे। लाइन से मतलब है किसके बाद कौन सा मूवमेंट हुआ। 1970 चंपारण, 1918 विलवर्कर, 1919 1920 असहयोग, ठीक है। 1922 चौरी चौरा, 1928 साइमन कमीशन, गो बैक, साइमन कमीशन को गोरा कमीशन में इंडिया में कहा गया। 1930 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, और इस साथ ही साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, दिल्ली सेटलमेंट। दिल्ली सेटलमेंट किसके साथ हुआ है, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के साथ। उस टाइम पे जो लॉर्ड थे उनके साथ और गांधी जी के साथ ये हुआ। कब हुआ है, 1931। अब 1932 टोटल 3 राउंड टेबल हुई। लास्ट राउंड टेबल कब हुई, 1932 थर्ड और लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। कितनी टोटल हुई है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 हुई है। फर्स्ट हुई है 1930, सेकंड हुई 1931, थर्ड हुई 1932। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये मैंने पहले भी पूछा है आपसे, कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो इंडियन लीडर कौन है जिसने पार्टिसिपेट किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। अब पूछा जाता है कि गांधी जी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल है, 1931 की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये तय हुआ जब 1930 में बात स्टार्ट की गई इंडिया को लेके। ये कॉन्फ्रेंस जो थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये इंडिया से रिलेटेड थी। तो जब इंडिया से रिलेटेड थी तो इसमें बात ये हुई कि बिना कांग्रेस ये डिसीजन निकला, ये एनालिसिस निकला कि बिना कांग्रेस के हम इंडिया की बात नहीं कर सकते। मैम इसमें ये हुआ था क्या कि गांधी जी को बुलाया गया था, लेकिन नहीं, गांधी जी को यहाँ पे मैटर ये होता है कि गांधी जी को एग्जैक्टली गांधी एक बहुत बड़ा नाम इस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती थी और कांग्रेस को कुछ नहीं समझ रही थी, लेकिन कोई डिसीजन ही नहीं निकला 1930 में। तो इन्होंने कहा कि हम गांधी को क्या करेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे। क्यों, क्योंकि बिना कांग्रेस के हम इंडिया की बात नहीं कर सकते। तो 1931 अब कांग्रेस का नाम लिया गया तो कौन जाएगा, गांधी जाएंगे बड़े लीडर के तौर पे। तो यहाँ पे जब कांग्रेस का नाम लिया गया तो 1931 में गए कौन, गांधी जी। लेकिन 1931 में गांधी जी जब वहाँ पहुंचे उसके बाद कंडीशन ये होगी कि 1932 में गांधी जी को नहीं बुलाया गया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 में दिल्ली सेटलमेंट, इरविन के साथ उनकी मीटिंग होती, मीटिंग में क्या तय होता है, 1931 जो दिल्ली सेटलमेंट होता है गांधी और इरविन के बीच, उसका मेन पॉइंट क्या होता है, उस सेटलमेंट का समझौता। उस समझौते का क्या पॉइंट होता है, देखो 2 पॉइंट होते हैं, एक तो गांधी की तरफ से रखा जाता है और एक इरविन की तरफ से, और दोनों पॉइंट माने जाते हैं। गांधी की तरफ से जो पॉइंट रखा जाता है वो पॉइंट होता है कि 1990 में जो रॉलेट एक्ट यानी ब्लैक एक्ट आया था, काला कानून आया था, उसको वापस ले कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और लॉर्ड इरविन क्या कहते हैं गांधी को कि आप सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस ले लीजिए, जो ये इतना बड़ा मूवमेंट आपने चलाया है 1930 का, ये वापस ले लीजिए। तो ये दोनों पे सिग्नेचर होती है और दिल्ली सेटलमेंट इसीलिए इसे हम बोलते हैं। ये मीटिंग कहाँ होती है, दिल्ली में होती है, इसलिए सब दिल्ली सेटलमेंट। समझ में आया यहाँ तक। अब मैटर आता है पूना का। देखो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 1931 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीनों में। अब पूना पैक्ट का क्या मैटर होता है, जब 1932 में रिजर्वेशन सेलेक्ट होता है, रिजर्वेशन का मतलब है कि जो माइनॉरिटी है इंडिया, और इसको समझना अच्छे से, जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अलग होती है। मेजॉरिटी जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, माइनॉरिटी जिसकी पॉपुलेशन कम होती है।
तो अगर हम बात करें इस स्कूल में मेजॉरिटी गर्ल्स की, माइनॉरिटी में बॉयज़ है, बॉयज़ कम, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में मेजॉरिटी में कौन है? हिंदू। माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और सिख, ये किस में आते हैं? माइनॉरिटी, कम, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं पूना पैक्ट से पहले का जो मैटर था, ये पूना पैक्ट क्यों हुआ? ये पूना पैक्ट का मैटर होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच। इसके बीच में भीमराव अम्बेडकर और गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी के बीच में तय होता है कि हम रिजर्वेशन कैंसिल कर दें, तो अलग मैटर है। पहले हम बात करें थे पूना पैक्ट तक मैटर कैसे आता है। अंग्रेज क्या करते हैं कि माइनॉरिटीज जब बांटते हैं, अलग अलग करते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों को लेके पहुंचा, मतलब दलित का कॉन्सेप्ट लेके पहुंचा। दलित कौन? SC, शेड्यूल कास्ट। कौन दलित? जिनके साथ ब्राह्मण बहुत गलत कर रहे हैं। कौन दलित? जो 4 वेदों में सबसे, वेदों में 4 कास्ट में जो अगर मैं बात करती हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शूद्र है वो सबसे नीचे आते हैं। जिनके साथ हमेशा ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट लेके कौन पहुंचता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वो कहते हैं दलितों को भी माइनॉरिटी बनाओ और इन्हें भी रिजर्वेशन दो इलेक्शन के लिए, इन्हें भी क्या करो? रिजर्वेशन से इलेक्शन के लिए। अब 3 उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो सेलेक्ट हो गया, अंग्रेजों ने इनको माइनॉरिटी दे दी। लेकिन जब ये बात गांधी को पता चली तो गांधी ने कहा अंग्रेज हमें बांट रहे हैं, हिंदुओं को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सब क्या है? हिंदू है, एक है, उसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं हो सकती। तो गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि हमारे साथ हमेशा से क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, हमें रिजर्वेशन चाहिए। तो 1932 में गांधी जी ये जिद पे आ गए, उन्होंने अनशन कर दिया, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया कि इस रिजर्वेशन को कैंसिल करो। कौन सा रिजर्वेशन? दलितों के रिजर्वेशन को कैंसिल करो, क्योंकि गांधी का कहना था कि हम एक हैं और अंग्रेज हमें क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि इस रिजर्वेशन को कैंसिल किया जाए। ये रिजर्वेशन कैंसिल कब होता है? 1932, पूना जगह है, जानते हो ना, इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया? पूना पैक्ट। क्या नाम दिया गया? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच होता है? गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूना पैक्ट कब होता है? 1932। किसके बीच होता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच में। क्या साइन होता है? क्या चीज यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सही होती है कि जो रिजर्वेशन मिला है SC को, दलितों को, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। गांधी कहते हैं कि हम इक्वल है, हम सारे मेजॉरिटी में हिंदू हैं, हमें कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है, तो इसलिए हम सब क्या है? एक है। तो पूना पैक्ट 1932 में साइन होता है। किसके बीच में होता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी के बीच में होता है। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जब जब गांधी से मिला, गांधी ने मुझे हमेशा सांप के जहरीले दांत दिखाए। अब भी किसी को भी तो कह सकते हो खुन्नस होगी कि 3 साल राउंड टेबल अटेंड की, 1930 अटेंड की, 1931 अटेंड की, 1932 अटेंड की, अपनी बात रखी वहां तक। उसके बाद मैंने रिजर्वेशन हासिल किया और गांधी की वजह से वो रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ा मुझे, तो गुस्सा तो आएगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद मैंने अपनी बात रखी ब्रिटिशर्स के सामने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और गांधी ने इक्वालिटी के दम पे ये साबित करवाना चाहा कि सारे रिलीजन में जो हिंदू धर्म है वो इक्वल है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस चक्कर में उन्होंने इस रिजर्वेशन को कैंसिल किया, तो गुस्सा तो आएगा ना, और ऐसा स्टेटमेंट निकल के आएगा कि मैं जब जब उससे मिला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा गांधी के लिए कि मैं जब जब गांधी से मिला मुझे हमेशा उसके जहरीले दांत दिखाए। अब भाई उनकी थिंकिंग, लॉजिक तो दोनों का एक था कि हमें ब्रिटिशर्स यार, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक अलग था। उनका ये कहना था कि हमें ब्रिटिशर्स तो आज़ाद कर देंगे, कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पर ये ब्राह्मण नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असली टेंशन क्या थी? ब्रिटिशर्स नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असली टेंशन ब्राह्मण थे। कौन ब्राह्मण? जो मंदिरों में जाने नहीं देते। कौन ब्राह्मण? जो इनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ब्राह्मण जो सबसे बड़ी टेंशन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, इसीलिए इन्होंने दलितों को अलग कर लिया, माइनॉरिटी में रख लिया। 1932 में 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बात रखी, लेकिन गांधी ने पूना पैक्ट में उस रिजर्वेशन को कैंसिल करवा दिया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइस जो जिसे कह सकते हो इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि आपने रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया। तो
गांधी जी ने ये रिजर्वेशन कैंसिल करा 1932, ये क्लियर माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता होते हैं उनको जेलों में बंद करा दिया जाता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम, क्योंकि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो अपनी बात रखते हैं वो बहुत मजबूती से रखते हो, और ब्रिटिशन गवर्नमेंट को ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रूल नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करें ना, कुचलना है। जैसे 1857 हम 1857 में आज़ाद हो जाते हैं, बात मैंने पहले ही तुम्हें बताई थी, हमें 1947 का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन 1857 एक विदाउट लीडर मूवमेंट, उसका कोई सही लीडर नहीं था। अगर मैं बात करूँ बहादुर शाह जफर, एज हो गई थी, 83 ईयर्स का बंदा सही से लीड नहीं कर सकता, वो सही से लीड नहीं कर सकता। लेकिन 1947 में एक अलग कॉन्सेप्ट था, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? जाइए, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो। ये 1942 में स्टार्ट हुआ और जिसका रिजल्ट हमें मिला 1947 में। 1947 में हम क्या हो गए? गांधी की डेथ कब होती है? 30 जनवरी 1948। कब होती है? 30 जनवरी को 1948 को गांधी जी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर? समझ में आ गया? कब होती है? 30 जनवरी 1948 और गांधी एरा खत्म। लेकिन गांधी एरा तो आज भी पढ़